सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः लेके आई हूँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने 5 वीडियो पढ़ाया था जिसमें प्रकरण 2 तक मैंने उस सीरीज में ख़त्म किया था। आज प्रकरण 3 पे चर्चा करेंगे। बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था, मैंने व्याकरण की कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन अब निरंतर आपको शुक्ल की जो पुस्तक है उसका अध्ययन मैं कराऊँगी प्रतिदिन। बीच में यदि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको निरंतर शुक्ल की संबंधित जो पुस्तक है उसकी समीक्षा और उसकी महत्वपूर्ण बातें और शुक्ल का क्या मत है साहित्य के में, इस सब से आपको अवगत कराऊँगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी की पुस्तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको शुक्ल की पुस्तक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप जो कि किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज हम प्रकरण 3 की बात कर रहे हैं, जो वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है, जो संवत 1050 से लेकर 1375। अब इसको बताने से पहले इसकी भूमिका बता रहे हैं। यदि आप शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी भूमिका इसमें दी गई है कि जब उस समय जो प्राकृत पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, जो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो प्राकृत भाषा बोलते थे और वो जन भाषा के रूप में बोलते थे, तो वो हमारे साहित्य के रूप में नहीं थे, बल्कि उसको कुछ लोग गंवारू भाषा के रूप में उपाधि देते थे। हाँ, धीरे धीरे जब हमारे प्राकृत जो कि साहित्यिक रूप धारण करने लगा, तो वो साहित्य के रूप में जो कि अपभ्रंश के रूप में उभर के आता है। और अपभ्रंश की प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, मैंने इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। तत्पश्चात जो है कि ये वीर गाथा या वीर गाथा शब्द कैसे आया, किन पुस्तकों में आया, शुक्ल के अनुसार किन किन पुस्तकों में इन्होंने यह आभास किया, तो वो बताते हैं कि जो हमारा जो शुक्ल के अनुसार जो प्रारंभिक साहित्य का उदय होता है वो पश्चिमी भाग से होता है। कह रहे जो उत्तर से लेके पश्चिम, उत्तर से जो है कि आक्रमण हो रहे थे और पश्चिम जो था वो जो कि साहित्य का एक मेन केंद्र था। वहाँ पे दरबारी लोग थे, वहाँ पे चारण भट्ट कवि पाए जाते थे। और जब अब उत्तर से मुसलमानों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया, पश्चिम में जो मुख्य साहित्यिक केंद्र माना शुक्ल ने, और वहीं से धीरे धीरे साहित्य का उदय मानते हैं। और शुक्ल हर पूछ सकता है कि प्रारंभिक उदय वो किस स्थान से मानते हैं, तो शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी के अनुसार प्रारंभिक साहित्य का उदय पश्चिमी भूभाग से हुआ। क्यों पश्चिमी भूभाग से? क्योंकि जो पंजाब राजस्थान थे, यहाँ पे गढ़वाल, चंदेल, राजपूत इत्यादि पाए जाते थे, और ज़्यादातर इनके यहाँ कोई न कोई चारण कवि या भाट ये सब पाए जाते थे, जो इनकी प्रशंसा करने के लिए दरबारों में रहते थे। तो इसलिए शुक्ल के अनुसार जो कि जो साहित्य का जो प्रारंभ होता है वो पश्चिमी भूभाग से ही साहित्य का प्रारंभ होता है। और कह रहे हैं कि आना, एक आना शब्द है जो राजस्थान में है। आना के पुत्र विग्रह चतुर्थ। प्रश्न पूछा भी जाता है विग्रह चतुर्थ किसे कहा जाता है, तो विशल देव रासो, विशल देव रासो है। मैं इसलिए बता रही ताकि आपको ये याद रहे कि विशल देव किसके पुत्र थे। विशल देव जो कि आना के पुत्र थे, और आना के यहाँ जब लड़ाइयाँ होने लगी तो वहाँ पे जब मलक्ष लोग आक्रमण करते हैं तो उस स्थान को अपवित्र मान के उन्होंने आना सागर की भी स्थापना, आना नाम के तालाब की भी स्थापना ये करवाते हैं। और विशल देव की चर्चा कहाँ होती है? अशोक के शिवालिक स्तंभ में।
कहने का तात्पर्य यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये विशल देव की चर्चा क्या अशोक के शिवालिक स्तंभ में हुआ? यस, क्योंकि शुक्ल जी अपने, जब आप वीर गाथा काल के प्रारंभ में थोड़ी सी भूमिका उसकी पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि ये कैसे कैसे आया, कैसे हमारा रासो आया, कैसे जो कि साहित्य का प्रारंभ हुआ, और ये विग्रह राज चतुर्थ किसको कहा गया, और उसके तत्पश्चात विशल देव नहीं, विशल रासो होगा, विशल देव रासो या विशल देव रासो की चर्चा हमारे कहाँ कहाँ पाया गया। तो ये शिवालिक, अशोक के शिवालिक स्तंभ में भी इसकी चर्चा मिली। फिर उसके बाद आगे वो कहते हैं जब उस समय जो वीर गाथा था, वो वीर जो गाथा की जो प्रवृत्ति थी वो दो रूप में मिलती थी। वीर गाथा के दो रूप थे, वीर गाथा के दो रूप मिलते थे। ये सब शुक्ल जी के अनुसार है। एक है वीर गीत के रूप में, साहित्यिक काव्य और वीर गीतों के रूप में, और दूसरा था साहित्यिक प्रबंध के रूप में। आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। प्रकरण 3 में वीरगाथा काल संबंध 1050 से लेकर 1375 शुक्ल जी के अनुसार प्रारंभिक साहित्य का उदय पश्चिमी भूभाग से ही होता है, क्योंकि वहीं वो जो कि साहित्यिक केंद्र इसलिए था कि वहाँ पे राजपूत, चंदेल, गढ़वाल आदि का राजाओं का वर्चस्व था और वहाँ पे थे, और वहीं पे दरबारी और भट्ट उच्चारण उनकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे जो भट्ट उच्चारण थे, जो वो वीर गाथाओं के युक्त जो रचना करते थे, वो हमारे रासों के रूप में उभर के सामने आते हैं। उसके बाद जो कि आना की चर्चा होती है, जो आना थे उनके पुत्र विग्रह राज चतुर्थी, जिसको विशल देव के नाम से जाने जाते थे, और इनके नाम पर जो विशल देव रासो पुस्तक लिखी गई। और अशोक के शिवालिक स्तंभ में विशल देव रासो की चर्चा है, जो विक्रम 1220 के एक लेख में पाया गया। और वीर गाथा के दो रूप मिले, वीर गीत के रूप में और दूसरा साहित्यिक प्रबंध के रूप में। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर चुके होंगे आप। अब देखिए, जो हमने इसका दो रूप बताया आपको, उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसका जो दो रूप मैंने बताया वीर गीतों के रूप में, यदि पूछ सकता है कि वीर गीत उसको बैलेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो वीर गीत थे, इसकी सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? विशल देव रासो थी। और जो साहित्यिक प्रबंध की पुस्तक थी, पुरानी, वो पृथ्वीराज रासो थी। इसलिए मैं चर्चा करी क्योंकि प्रश्न का पैटर्न धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बहुत डीप अध्ययन आप करेंगे तभी सफलता आपको जल्द से जल्दी हासिल होगी, क्योंकि ये इन्होंने अपनी पुस्तक में चर्चा किया कि वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासो और साहित्यिक प्रबंध की पुरानी पुस्तक पृथ्वीराज रासो। तो आप इसको भी नोट करते जाएंगे। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने रासो शब्द की जो उत्पत्ति की चर्चा की है, रासो शब्द कैसे आया? रासो शब्द रसायन से आया, रसायन से आया। और ये रसायन शब्द जो है विशल देव रासो में बार बार आया है। मतलब शुक्ल के अनुसार जो कि जो रासो शब्द है वो रसायन से आया है, और ये रसायन शब्द जो कि विशल देव जो रासो पुस्तक है उसमें बार बार जो है कि ये चीज आया है। इसीलिए जो रसायन शब्द था वो रसायन धीरे धीरे रासो में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे खुमार रासो की।
वीर गाथा काल के अंतर्गत इन्होंने जितनी पुस्तकों की चर्चा की, आज मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। फिर खुमार रासो, इन्होंने खुमार रासो से ही बताई। अभी तक मैंने जो भी बात बताई वो भूमिका की थी, वीरगाथा काल के अंतर्गत जो प्रारंभिक भूमिका उन्होंने थोड़ी सी बताया है। अब खुमार रासो, शुक्ल जी कहते हैं कि खुमान नाम से 3 राजा हुए थे। इनकी पुस्तक में खुमान नाम से 3 राजाओं का वर्णन है। खुमान नाम से 3 राजा थे। इन 3 राजाओं का वर्णन मिलता है और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? दलपति विजय थे। ये मैं पूरा हूबहू शुक्ल जी की पुस्तक का ही वाचन कर रही हूँ। इसमें और भी कंटेंट आपको नोट्स में मिलेंगे, लेकिन वो अतिरिक्त पुस्तक नगेंद्र की पुस्तक जब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये राजस्थानी शब्द है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। वो नगेंद्र जी की पुस्तक में जब बच्चन सिंह की पुस्तक बताएंगे तो उसमें कुछ अलग चीज़ बताएंगे। अभी मैं सिर्फ शुक्ल की पुस्तक की ही भाषा का प्रयोग कर रही हूँ और उनके कथनों की, उनके शब्दों का, उन्होंने किस पुस्तक में क्या बताया वही मैं आपको दे रही हूँ। और ये कह रहे हैं ये पुस्तक कैसी पुस्तक थी? अपूर्ण पुस्तक थी। शुक्ल जी के अनुसार ये अपूर्ण थी। जो खुमार रासो थी ये पूर्ण पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक अपूर्ण पुस्तक थी। और उसके बाद ये जो 3 राजा हुए थे, यहाँ वो कहाँ से प्रारंभ होता है? काल भोज से लेकर, काल भोज को बप्पा भी बोला जाता है। भोज से लेकर बप्पा काल भोज से लेकर तीसरे खुमार, के उत्तराधिकारी खुमार रासो की चर्चा मैं कर रही थी। तो खुमार रासो की जो चर्चा मैं कर रही थी उसमें बताए थे कि 3 खुमारों की चर्चा हुई थी, जिसमें काल भोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमार के जो उत्तराधिकारी थे भद्रिपट तक का वर्णन था। अब आगे जो कि मैं विशल देव रासो की चर्चा कर रही हूँ, अगली पुस्तक जो शुक्ल जी के अनुसार है। विशल देव रासो जो नरपति नाल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, 100 पृष्ठों की पुस्तक है लगभग। इसमें 4 खंड थे। यही जो विशल देव रासो थे, इन्हीं का नाम विग्रहराज चतुर्थ नाम से भी जाना जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें 4 खंड है। पहले प्रथम खंड में क्या है? मालवा की भोज प्रमार की कन्या राजमती के विवाह का वर्णन है। अर्थात जो पहला खंड है उसमें मालवा का राजा थे, उनकी लड़की थी राजमती, जिसका विवाह विशल देव के साथ होता है, उसकी चर्चा है। और द्वितीय खंड में राजमती से विवाह होने के पश्चात जब राजमती जो है कि उड़ीसा के राजा की बहुत प्रशंसा करती है, तो विशल देव से रूठ कर उड़ीसा चला जाता है। फिर तृतीय खंड में जब वो उड़ीसा चला जाता है तो राजमती विरह से व्याकुल हो जाती है और उसे विरह वर्णन की चर्चा करते हैं। ये तृतीय खंड वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर जब वो संदेह भिजवाती है तो फिर विशल देव जो होता है वो वापस आता है उड़ीसा से। तो तृतीय खंड में इसका विरह वर्णन और विशल देव का वापस आना भी है। और चतुर्थ खंड क्या है? भोज अपनी पुत्री को घर लाता है, अर्थात जो विशल देव के यहाँ उसका विवाह हुआ था वहां से वो अपने घर लाता है। फिर जब विशल देव जाता है फिर वो भोज के यहाँ जाके फिर उसको चित्तौड़ वापस लाता है। 4 खंडों में इसी चीज का वर्णन है। आप इसको ध्यान, शुक्ल जी के अनुसार आप इसको नोट कर लेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। देखिए शुक्ल जी के अनुसार ये भले इन्होंने वीर गीत में के परंपरा में सबसे पुरानी पुस्तक माना, लेकिन इसको शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो को
वीर रासो कहना, वीर शुक्ल के अनुसार लिखेंगे आप, शुक्ल के अनुसार विसल देव रासो को वीर रासो कहना सही नहीं है और इसकी भाषा कहते हैं, ये प्रश्न आ भी चुका है, इसकी भाषा कहीं ना कहीं पिंगल है। ये सब शुक्ल जी बता रहे हैं, इसकी भाषा पिंगल भाषा है, डिंगल भाषा नहीं है। और इसमें मूलतः श्रृंगार की ही प्रधानता है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि विशल देव में किसकी प्रधानता है, तो वो श्रृंगार की ही प्रधानता है। बल्कि वीरता का जिक्र हुआ, लेकिन पूर्णतः वीरता नहीं बल्कि ये मूलतः श्रृंगारिक रचना ही है शुक्ल जी के अनुसार। अब हम आगे चलेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिए होंगे। अब हम तीसरी पुस्तक पृथ्वी राज रासो की चर्चा करेंगे। इसको चंद बरदाई जी द्वारा लिखा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी के अनुसार। प्रथम महाकाव्य ग्रंथ था, ये प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है। और जो चंद बरदाई थे ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि और सखा एवं सामंत थे। चंद बरदाई षड भाषा का ज्ञाता भी था। आप इसको समझ लिए, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी। शुक्ल जी के अनुसार यह प्रथम महाकाव्यात्मक ग्रंथ था। और चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि सख्या सामंत और चंद बरदाई षड भाषा के ज्ञाता भी थे। अब इतनी महत्वपूर्ण बातें थी और जो ये पुस्तक थी इन्होंने चंद बरदाई जी ने पूरा नहीं लिख पाया था कि पुत्र जल्लर ने पूर्ण किया था। और इसकी एक इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो बार बार पूछी जाती है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरई। ये आप लोग याद कर लेंगे। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, ऐसा लग रहा है जैसे रामायण महाभारत की पंक्ति है, लेकिन ये आपके पृथ्वीराज रासो की पंक्ति ही है। आप इसको नोट कर लेंगे इतना। पृथ्वीराज रासो में संयुक्ता स्वयंवर भी होता है। पूछता है कि पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन थी? संयुक्ता थी। संयुक्ता स्वयंवर भी होता है। और इसमें पदवाती समय भी पाया जाता है। इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सब पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय भी है।
सब प्रश्न पूछे गए हैं का भी वर्णन है। इसमें 69, हाँ इसमें 69 समय है, समय अर्थात सर्ग। और इसमें जो कि सूर के वंशावली का भी वर्णन है, साहित्य लहरी की भी चर्चा है। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ ताकि फटाफट ये प्रकरण समाप्त हो जाए। अब लगभग जो पृथ्वीराज राष्ट्र से संबंधित तथ्य थे वो मैंने करा दिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए। समय है तो आप एक बार पुस्तक अवश्य पढ़िएगा एग्जाम से पहले। भट्ट, बस मैं वाचन कर देती हूँ। भट्ट केदार की जो पुस्तक थी वो भट्ट केदार की पुस्तक जो थी वो जयचंद्र प्रकाश थी, और मधुकर कवि की पुस्तक थी जयमयंक जस चंद्रिका। ये जो दोनों पुस्तक थी शुक्ल के अनुसार ये पुस्तक अप्राप्त पुस्तक थी, जो मिली हुई पुस्तक नहीं थी। और उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का जिक्र जो कि एक राजस्थान की पुस्तक थी राठौड़ राठौड़ा री ख्यात, इसी में इन दोनों पुस्तक की चर्चा होता है, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका की। आला खंड जगनी की ये तो पता है, ये बरसात में गाया जाता है। इसका मुख्य केंद्र जो कि वो वैश्वाड़ा था, और ये बुंदेलखंड के आसपास महोबा में गाया जाता था। और जो आला खंड था इसका सर्वप्रथम जो अनुवाद था अंग्रेजी में वो चार्ल्स इलियट ने करवाया था और उसको प्रकाशित किया था, इसके गीतों का संग्रह। आज मैं प्रकरण 3 जो शुक्ल के अनुसार पुस्तक थी जिसमें मुख्य बात थे, मैंने उसको आज समाप्त कर दिया। अब मैं प्रकरण 4 की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।